हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को अगस्तिया जीएस ऑपरेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का सेट देखेंगे। जैसे 40 या 39 क्वेश्चन का सेट है, तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से ही है। तो आज हम लोग उसको देखेंगे। ये आपको काम आएगा एनटीपीसी, रेलवे में, ग्रुप डी में, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार दरोगा एंड एसएससी, स्टेट एसएससी एंड एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम जैसे पीसीएस में भी आपका ये क्वेश्चन का काम आएगा। ज़्यादातर रेलवे और ग्रुप डी और कांस्टेबल की एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और पीसीएस के लिए भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका ऑप्शन है गोल्गी काय, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, राइबोसोम पर। इसका सही उत्तर होगा बी, राइबोसोम पर होता है इसका संश्लेषण, इसका राइबोसोम पर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वह उत्सर्जन से नहीं है, श्वसन से भी नहीं है, पाचन रस से और प्राशन से। तो प्राशन से नहीं, प्राशन होता है वो अलग होता है, उत्सर्जन से भी नहीं है, श्वसन से भी नहीं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वह पाचन से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वह पाचन से होता है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है ए केंद्रक, बी केंद्रिका, सी हरित लवक और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था वह अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो परत होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। 4, पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में? डी, सभी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा कि ये सभी में पाया जाता है। ये वाला पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या डी सभी में? तो सभी में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो डीएनए होता है हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? जो लसिका कोशिका होती है वह मानव शरीर के कौन से अंग में बनती है? तो यकृत, दीर्घास्थि, अग्नाशय या तिल्ली? तिल्ली, यकृत, दीर्घास्थि, अग्नाशय या तिल्ली? इसका सही उत्तर होगा वह दीर्घास्थिति होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और बेलेस ने? नहीं, गलत है। मेंडल और मार्गन ने? गलत है। स्लाइडन और श्वासन ने और टेक्सले ने? तो इसका सही उत्तर होगा वह स्लाइडन और श्वासन ने किया था। इसका क्या बोलता है
कोशिका का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह स्लाइडन और श्वासन ने किया था। स्लाइडन और श्वासन ने किया था। कोशिका सिद्धांत को 1839 ईस्वी में एम.जे. स्लाइडन तथा थियोडोर श्वासन ने इस संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव का शरीर एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं के निर्माण से बना था। बोला जाता है कि स्लाइडन और श्वासन ने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत दिया था और यह बोला था कि जो मानव का शरीर होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं के निर्माण से मानव के शरीर का निर्माण होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलग्राम या तरुण पुष्प कलिकाओं में। पत्ती में, तने में, इसका जो सही उत्तर होगा वह तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तरुण पुष्प कलिका में। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एटीपी का निर्माण होता है किसमें? एटीपी का निर्माण होता है किसमें? तो जो एटीपी का निर्माण होता है उसका ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें होता है सी ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 36 एटीपी का निर्माण होता है। यदि एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो उसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में 34 एटीपी का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 36 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें 34 एटीपी एक क्रेब्स चैन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। उसी के दरमियान जो चक्र चलता है तो उसी के दरमियान माइटोकॉन्ड्रिया में 34 एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वह सी, माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। किसमें लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किसमें लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध या सभी में? गाय का दूध में लैक्टोज जो शक्कर होता है, बोला जाता है माँ का दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। ऐसे भी बोला जाता है कि माँ का दूध जो होता है एक अमृत का समान होता है। ऐसे लैक्टोज जो शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है वह स्त्री का दूध यानी माँ का दूध या स्त्री का दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज शक्कर पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है वह बकरी का दूध में, जब बकरी का दूध में पाया जाता है। बकरी का दूध का जो मेन काम होता है, अभी कुछ समय पहले बकरी का दूध का मांग बहुत बढ़ गया था, क्योंकि यदि जब किसी का डेंगू होता है तो डेंगू में जो उपचार के लिए बकरी का दूध जो होता है, प्लेटलेट्स जो होता है उसको इंक्रीज करने में बकरी का दूध बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जब बकरी का दूध, जब किसी को आसपास में डेंगू हो गया था तो जो बकरी का दूध पहले नॉर्मल प्राइस में मिलता था वही बकरी का दूध 2000-3000 रुपये किलो हो जाता है। तो जो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत होता है वह सबसे अधिक स्त्री में होता है। और जो प्लेटलेट्स जो बढ़ाने का होता है, तो जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए यदि बकरी का दूध देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मायने में बकरी का दूध होता है। और गाय का जो दूध होता है, ये गांव देहात में बोला जाता है कि यदि किसी को पेट में गैस बनता है तो गाय का दूध होता है, गाय का दूध का सेवन करने से, शुद्ध गाय का दूध सेवन करने से जो गैस का जो प्रॉब्लम होता है वह दूर हो जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है
या प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? बत्तख, सी है ऑस्ट्रिच, बी है डेडो और डी है मोर। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी वह ऑस्ट्रिच है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चमगादड़ किस किस वर्ग का प्राणी हुआ? चमगादड़ जो किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ का जो वर्ग है वह, इसका ऑप्शन है क्या? मैमेलिया, यूथेरिया का, प्रेटेथेरिया या क्रास्ट्रा का। इसका जो सही ऑप्शन है वह मैमेलिया का, इसका ए ऑप्शन सही होगा। मैमेलिया का वर्ग का यह प्राणी है। मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। एथलीट फुट बीमारी होता है। एथलीट फुट की बीमारी होता है किससे होता है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र कृत्रिम से या प्रोटोजोआ से। जो एथलीट फुट की बीमारी होती है वह किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र कृमि से या प्रोटोजोआ से। इसका जो सही उत्तर होगा वह फफूंद से होगा। एथलीट फुट की जो बीमारी होती है वह फफूंद से होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे। लीची में खाए जाने वाला भाग क्या है? जो लीची होता है उसमें खाए जाने वाला भाग क्या है? एरियल, एंडोकार्प या एपिकार्प या मीजोकार्प। मीजोकार्प। जो लीची में खाए जाने वाला जो भाग है एरियल को खाया जाता है। एरियल, लीची में खाए जाने वाला भाग एरियल है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। लैंगर हैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। लैंगर हैंस में उन द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं लैंगर हैंस में? लैंगर हैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं प्लीहा में, पैक्रियाज में, यकृत में या पिट्यूटरी में। तो जो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वह पैक्रियाज में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पैक्रियाज में लैंगर हैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। पैक्रियाज में लैंगर हैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। रुधिर परिसंरचन तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? जो रुधिर परिसंरचन तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या सी ब्राउन या डी एंड्रियास बिसेलियस। इसका जो सही उत्तर होगा 16 का वह विलियम हार्वे होगा, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। विषाणु की खोज किसने किया था? हेल्डेन ने, हैक्सेल ने या इवानोवास्की ने या एम्पिडोलक्स ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा विषाणु का खोज किसने किया था? तो विषाणु का खोज सी वाला ने किया था, इवानोवास्की ने किया था विषाणु का खोज। विषाणु का खोज इवानोवास्की ने किया था, बी का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कुत्ता काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कुत्ता काटने पर जो वायरस का रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मम्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, पीलिया। तो कुत्ता काटने पर जो रोग उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुत्ता काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है क्या? हाइड्रोफोबिया।
फोबिया कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जो जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने नहीं किया था, लुई पास्चर ने। तो जो जीवाणु का खोज किया था लुई पास्चर ने नहीं किया था, रॉबर्ट हुक ने भी नहीं किया था, लुवेन लुवेन हॉक ने किया था। जो जीवाणु का जो खोज किया था वह लुवेन हॉक ने किया था। लुवेन हॉक ने जीवाणु का खोज किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। जो शकरकंद होता है भोजन संग्रहित होता है, 20 का जो होगा वह ऑप्शन है स्तंभ, जड़, पत्तियां या स्तंभ कंद। तो वह स्तंभ में जो शकरकंद होता है उसमें भोजन संग्रहित होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वह स्तंभ में होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। हल्दी के पौधा का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी का जो पौधा होता है वह खाने योग्य कौन सा होता है? जड़, प्रकंद, कंद, फल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह प्रकंद जो होता है हल्दी में खाने योग्य होता है, जड़ नहीं होता। उसका जो प्रकंद होता है वह खाने योग्य होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 23 लिखा गया, क्वेश्चन बीच में छूट गया था। आपातकालीन ग्रंथि है, जो आपातकालीन ग्रंथि है वह कौन सी है? जो आपातकालीन ग्रंथि है वह कौन सी है? एंड्रियल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। तो इसका जो सही उत्तर होगा 23 का वह एंड्रियल जो है आपातकालीन ग्रंथि है। थायराइड नहीं होगा, थाइमस भी नहीं, अग्नाशय भी नहीं होगा। ये सब अलग होता है। एंड्रियल जो होता है आपातकालीन ग्रंथि के रूप में माना जाता है। इमरजेंसी जो ग्रंथि होता है वह एंड्रियल ही होता है। एड्रियल होता है, एंड्रियल नहीं है, एड्रियल है। एड्रीनल, एड्रीनल है, एंड्रियल नहीं है, एड्रीनल है, एड्रीनल। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थों की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थों की लगातार कमी से होता है? नियासिन, थाइमिन या एस्कोकार्बोनिकम या साइनोकोबिलेमिन, साइनोकोबिलेमिन। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसका पेलाग्रा जो रोग होता है किस पोषक की लगातार कमी से होता है? तो यह नियासिन की लगातार कमी से होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह नियासिन होगा। नियासिन, नियासन की कमी से जो पेलाग्रा रोग जो होता है वह पोषक नियासिन की पदार्थ की कमी से वह लगातार उसकी पोषक कम जाता है। तो नियासिन नामक पेलाग्रा रोग होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो मानव शरीर होता है उसमें मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो प्यूटेरिया, थायराइड, थायमसिन, पैराथायराइड। जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी को ही मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, लाल अस्थिमज्जा या फेफड़ा को। इसका जो सही ऑप्शन होगा 26 का वह प्लीहा को रक्त, इसी को रक्त कब्रगाह कहा जाता है, प्लीहा को। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे कि 27 क्या कहता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुआत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज शरीर में बहुत मात्रा में जो पाया जाता है, शरीर में पाए जाने वाले बहुत मात्रा में कौन सा खनिज है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। तो लोहा नहीं पाया जाता है, ना सोडियम ना फास्फोरस। जो कैल्शियम होता है वह शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम
हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियों में पाए जाने वाला जो चीज होता है वह कैल्शियम होता है। और हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या है बड़ा होने पर बच्चा में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो हड्डियों की संख्या होती है वह एक सीमित मात्रा में जाकर 206 हो जाती है। तो जो हड्डियों में सबसे ज्यादा चीज पाया जाता है वह कैल्शियम होता है। उसी के अनुसार से हमारे जो शरीर में सबसे ज्यादा जो पदार्थ पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, न सोडियम न फास्फोरस, वह कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे कि लड़का पैदा होता है जब कौन सा गुणसूत्र का निर्माण होता है? एक्स वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, या एक्स वाई गुणसूत्र, या एक्स वाई गुणसूत्र। तो ये तो साफ कट गया, डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, क्योंकि वाई भी नहीं होगा। लड़का पैदा होने के लिए महिला में जो होता है एक्स पाया जाता है, वाई में, और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। महिला में जो गुणसूत्र होता है, महिला का जो गुणसूत्र होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं। महिला का जो गुणसूत्र होता है वह होता है, महिला का जो गुणसूत्र होता है वह एक ही होता है, एक्स पाया जाता है। पुरुषों में डिफरेंट पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है। यदि महिला का गुणसूत्र और पुरुष का गुणसूत्र एक्स मिलता है, एक्स मिला तब बेटी का निर्माण होता है, और एक्स वाई मिला तो लड़का का निर्माण होता है। तो लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई का निर्माण होता है, तब लड़का पैदा होता है। इसका सही उत्तर होगा एक्स वाई गुणसूत्र के निर्माण से ही लड़का पैदा होता है। क्रोमोसोम, ऑलोसोम, ऑटोसोम, हाँ। तो जो महिला में ऑटोसोम होता है वह डिफरेंट होता है, ऑलोसोम, ऑटोसोम। और पुरुष में जो ऑलोसोम नहीं, महिला में सेम होता है और पुरुष में ऑलोसोम डिफरेंस होता है। तो एक्स वाई गुणसूत्र जब निर्माण होता है, एक्स वाई गुणसूत्र जब मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है, और एक्स के निर्माण से बेटी का निर्माण होता है। तो जो मानव शरीर में लिंग का निर्धारण करता है वह पुरुष के द्वारा होता है, ना कि महिला के द्वारा होता है। कहीं कहीं आप सुनिएगा कि किसी महिला का सिर्फ बेटी ही पैदा हो रहा है। ये सब जो चीजें होती है वह गांव में देखने को मिलता है। जैसे किसी महिला को सुनिए कि 5-6 बेटी हो रहा है, तो वह उसकी जो वहां पर होता है, वहां पर उसकी जो सास या ननद होते हैं उसको बहुत ताने मारते हैं कि तुम्हारे कारण से ही हमारे घर में लड़का पैदा नहीं हो रहा। तब उसका पति दूसरा शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो बाई चांस उसका जो दूसरा शादी होता है उससे जो होता है उससे उसका बेटा शायद पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ भाग का भी कुछ खेल होता है, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है वह महिला नहीं करती, वह पुरुष करता है। लिंग निर्धारण महिला नहीं करता, वह पुरुष करता है। तो शायद जो उस समय जिससे बेटी पैदा हो रहा था उस समय पुरुष का गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र एक से एक जा रहा था, जिस कारण से बेटी पैदा हो रहा था। जब वह दूसरा शादी करता है तो उससे जो लड़का पैदा हो जाता है तो वह पुरुष का वाई गुणसूत्र चल जाता है और महिला का एक्स गुणसूत्र, तब लड़का पैदा हो जाता है। तब क्या बोला जाता है कि तुम कुलक्षण थी, ये अलान फलान बोला जाता है, जिसके कारण तुमसे बेटा पैदा नहीं हुआ। तो अब ऐसा नहीं हुआ है, अब तो बराबर दोनों को चेक किया जाता है और जिसमें कमी होता है उसको डॉक्टर बता देते हैं। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एक्स वाई गुणसूत्र जब होता है तब लड़का पैदा होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? यूरिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्ल, अमोनिया। यूरिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्ल, अमोनिया। इसका जो सही उत्तर होगा वह ये होगा यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा यूरिया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। श्वसन दर सबसे कम कब होता है? भोजन करते समय तो श्वसन दर नहीं होता है, निद्रा में खर्राटा भरते हैं तब होता है, दौड़ते समय नहीं, और टेनिस खेलते समय नहीं।
जब निद्रा में आप सो रहे होते हैं तब उस समय श्वसन जो दर होता है वह सबसे कम होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो देखिएगा बहुत जोर जोर से खड़ाटा लेते हैं, तो वह नाक से जो श्वास लेते हैं वह नाक से मुंह से लेते हैं और नाक से नहीं उतना ले पाते हैं, जिस कारण से वह खराटा मारते हैं, ऐसे करते हैं, जिसके कारण से उस समय श्वासन दर की जो संख्या रहती है वह कम हो जाती है निद्रा में खराटा भरते समय। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? श्वासन ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेन हॉक ने। जो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है? अंतर यानी इंटरनेशनल जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है? पेरिस, लंदन, लागोस, इटली। तो इस जो 32 का सही उत्तर होगा वह लंदन होगा। लंदन में अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म है। अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म लंदन में है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? औषधि यानी औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? तो जो 33 का सही उत्तर होगा वह लखनऊ होगा। लखनऊ में भारत का औषधि अनुसंधान है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय या धमनी। तो जो फेफड़ा में रक्त पहुंचाने का काम करता है वह दायां अलिंद करता है। फेफड़ा में रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? दायां अलिंद करता है फेफड़ा में रक्त पहुंचाने के काम। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। रक्त का कौन सा कण जीवाणु में रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो रक्त का कौन सा कण जो जीवाणु का रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बारिक या विषाणु। तो श्वेत रक्त कण होता है जो जीवाणु से हमें रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 36 कार्बन डाइऑक्साइड। जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसों की जो भरी हुई है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को 38 को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। एक समान मनुष्य का जो तापमान होता है वह 98.6 होना चाहिए, ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में 98.6 और 37 डिग्री केल्विन या सेल्सियस होना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। फिर हम लोग इसी से रिलेटेड अगला जो सेट होगा उसको हम लोग लेकर आएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का जो सेट होगा उसको हम लोग जीव विज्ञान से लेकर आएंगे। तो जीव विज्ञान से यदि कोई भी क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार एसएससी या यूपी एसएससी, यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा या यूपी दरोगा का कोई भी एग्जाम पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई भी जो जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन होगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो यदि इसको आप सही तरीके से याद कर लीजिए या देख लीजिएगा तो इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए जिससे दूसरे को भी मदद मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।